दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। चूँकि संडे का जो दिन होता है वो मेनली फोकस किया जाता है साइंस की न्यूज़ के ऊपर ही। आज हम साइंस की पहली न्यूज़ देखने वाले हैं एक ऐसी तकनीक से, एक ऐसी तकनीक जो कि बता सकती है कि खर्च हुआ परमाणु ईंधन कहाँ से आया है। चीन में वैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक डेटा और मशीन लर्निंग का उपयोग करके भरोसेमंद रूप से पहचानने के लिए एक तकनीक विकसित कर ली है कि क्या कुछ परमाणु ईंधन दो सामान्य प्रकार के परमाणु रिएक्टरों में से एक से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है न्यूक्लियर फॉरेंसिक में, जहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज़ करना पड़ता है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाद में इनके काम को 9 मार्च को फिजिकल रिव्यू अप्लाइड में प्रकाशित किया गया था। तो जो परमाणु ईंधन होता है इसकी विनाशकारी क्षमता के कारण अत्यधिक रेगुलेटेड सामग्री माना जाता है। देश इसकी सुरक्षा के लिए विस्तृत सूची बना बना करके रखते हैं। परमाणु फॉरेंसिक, वहीं न्यूक्लियर जो फॉरेंसिक होता है वो इस्तेमाल करता है एनालिटिकल विधियों का, मेथड्स का, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ से पैदा हुआ है। इसके अलावा क्या इसका इस्तेमाल हम मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। खर्च किया गया जो फ्यूल है, ईंधन है, वो दो जगह से हो सकता है। एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर से इज़ हार्ड टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। एक एक ईंधन पैदा हुआ है BWRS से और दूसरा पैदा हुआ है PWRS से, तो दोनों के बीच में अंतर पैदा करना काफ़ी कठिन बात हो जाती है, क्योंकि ये दोनों में पानी को मॉडरेटर के रूप में उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर न्यूट्रॉन, जो थर्मल न्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रा है वो भी हमको एक समान ही, सिमिलर ही दिखाई देता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की जो रिएक्शन की बनावट है वो भी हमको एक सी दिखाई दे रही है। अब जो प्रयोगात्मक डाटा है वो क्या कहता है। समूह ने अनुकरण के बजाय प्रयोगात्मक डेटा का इस्तेमाल किया था जिसकी सटीकता अभी हमको पता नहीं है। रिएक्टर का प्रकार, रिएक्टर के अंदर ईंधन का एक्सपोजर का टाइमिंग, ईंधन के संवर्धन की लिमिट, ठीक, क्या क्या चीज़ हम पता कर सकते हैं। रिएक्टर किस प्रकार का है, फ्यूल के एक्सपोज होने का कितना टाइम रहा था अंदर ही अंदर, इसके साथ साथ में फ्यूल का जो इनरिचमेंट है वो कितना आपने एक्सटेंड करे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में। हमने एक डाटाबेस का इस्तेमाल किया था जिसमें शामिल है कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप। अलग अलग आइसोटोप का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसी का इस्तेमाल हमने भी करे हैं, और बहुत जिनका रिएक्टर में इस्तेमाल किया गया है, और 50 साल का डेटा यहाँ पर उठाया गया है। इन्होंने डेवलप किया था एक इक्वेशन को जो कि रिलेटेड है इनकी क्वांटिटी से। इसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। इफ़ वन क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड थ्रू अदर मेजरमेंट सच एज गामा रे, यदि हम एक क्वांटिटी का को डिटरमाइन कर सकते हैं किसके माध्यम से, गामा रे के इमिशन के माध्यम से, स्पेंट फ्यूल में कितना गामा रे का इमिशन हो रहा है। द वैल्यूज़ ऑफ अदर टू क्वांटिटीज़ कैन बी कैलकुलेटेड, इसके बाद बाकी की जो वैल्यू निकालना है उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दे आल्सो ट्रेंड डाटा फ्रॉम द डाटाबेस, इसके अलावा उन्होंने डाटाबेस से कुछ और चीज़ें सीखी, कैसे करके आपको डेवलप करना है 3 ml मॉडल्स ताकि आप अंतर पैदा कर सकें। ठीक है, ईंधनों में कि BRWS का ईंधन है ये या फिर PWRS का ईंधन है। जैसे कि BWRS में क्या होता है, ये जो फ्यूल की रॉड होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। जब फ्यूल का फिजन होता है, अपघटन होता है, विघटन होता है, तो ये पानी ना बॉयल होना चालू हो जाता है। इसके बाद
उससे भाप पैदा होती है और भाप से टरबाइन चालू हो जाता है, फिर टरबाइन चलने लगता है। वहीं PWRS की यदि हम बात करें, PWRS में ईंधन की छड़ें पानी के संपर्क में नहीं आती हैं, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। समूह के ML मॉडल ने BWRS से 91% ईंधन और PWR से 95% ईंधन की सही पहचान कर ली थी। पुराने पेपर्स में PWR और BWR के बीच भेदभाव की सटीकता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। पिछले जितने भी काम थे वो सिमुलेशन डेटा पर आधारित थे, रिएक्टरों के बीच को अंतर कर सकते हैं, जबकि हमारे काम प्रयोगात्मक डेटा के आधार पर स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालते हैं और नमूना को विकिरणित करने के लिए किस रिएक्टर का उपयोग किया गया है इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये तो था न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड साइंस की न्यूज़। इसके बाद कुछ साइंस की छोटी छोटी न्यूज़ आई हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो जेब्रा फिश है, ठीक है, जेब्रा फिश जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, ये जेब्रा फिश का पिक्चर है। जेब्रा फिश में किस प्रकार से न्यूक्लियर एबिलिटी पैदा हो गई है, पहले इंसानों और एक जानवर और है, ठीक है, जहाँ पर हमको पता था कि इनका यदि दिमाग विकसित हो गया है तो ये लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अध्ययन ऐसी मछली के ऊपर किया गया है जिसका दिमाग उतना भी विकसित नहीं हो पाया है। जेब्राफिश लार्वा हैचिंग के 96 घंटों के भीतर काली पट्टियों के बीच संख्या के बीच अंतर को पहचाना जा सकता है। काली पट्टियों की संख्या के बीच अंतर को ये पहचान सकती है, ये संचार विज्ञान कहता है। ये फाइंडिंग हमें ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है ये जुड़ी हुई है जेब्रा फिश के साथ साथ में। पहले के जो काम है उसने ये डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रदर्शित किया है कि ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है वो न्यू बॉर्न ह्यूमंस में, न्यूली हैच चिकन्स में हमको देखने को मिलती थी, जिनका दिमाग विकसित हो चुका है। अब तक अविकसित मस्तिष्क के साथ लार्वा या फिर भ्रूण अवस्था में पैदा होने वाली अन्य प्रजातियों में संख्यात्मक क्षमताओं की हमारे पास थोड़ी बहुत ही समझ रही है, लेकिन यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो कम विकसित दिमाग के ऊपर ही किया गया है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ आई है वो ज्वार से रिलेटेड है, ठीक है। बताया जा रहा है यदि आप ज्वार को खाते हैं, ठीक है, ज्वार की जो क्षारीय सहनशीलता है फसल की पैदावार में सुधार कर सकती है। सोरघम की एल्काइन टॉलरेंस इम्प्रूव कर सकती है फसल की पैदावार को। अब चूंकि हम देख रहे हैं विश्व की जो मृदा है कंटिन्यू इम्पैक्टेड हो रही है साल्ट के माध्यम से, वैज्ञानिक लोगों ने आइडेंटिफाई किया है एक प्रोटीन को जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, हेल्प करता है प्लांट्स को, जैसे कि जो सोरगम की खेती को, यदि आप एल्कलाइन साल्टी सॉइल में इसकी खेती कर रहे हैं। निष्कर्ष फसलों के डिजाइन को सूचित कर सकते हैं जो कम उपयोग वाली सोडिक भूमि में उगाने के लिए उपयुक्त हैं। क्या बताया जा रहा है, ये जो फाइंडिंग्स हैं इसके माध्यम से हम ये इन्फॉर्म कर सकते हैं आप फसल की डिज़ाइनिंग करिए बेटर तरीके से, सूटेड टू ग्रो इन अंडर यूटिलाइज सोडिक लैंड। फिर बताया जा रहा है शोधकर्ताओं ने ज्वार का उपयोग करके क्षारीय स्थितियों में पौधे के विकास का जीनोम वाइड एसोसिएशन अध्ययन किया है और क्षारीय सहनशीलता की पहचान भी करी, विशेष रूप से क्षारीय सोडिक मिट्टी के पौधे की संवेदनशीलता से संबंधित जो एरिया है वहाँ पर। इसके बाद सीधे आ जाते हैं हम ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है जेब्रा फिश में। जेब्रा फिश में बुनियादी समानुभूति में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ऑक्सीटोसिन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इन द स्प्रेड ऑफ फियर इन जेब्रा फिश। जेब्रा फिश जब भय के माहौल में आ जाती हैं तो जो ऑक्सीटोसिन है किस प्रकार से उसमें हमको चेंजेस दिखने को मिल रहा है। तो कुछ रिजल्ट हैं जो कि ये सजेस्ट कर रहे हैं एक डीपली कंजर्ड रोल फॉर द हार्मोन इन इमोशनल contagion, the basal form of empathy among vertebrates like fish. Empathy, the capacity to recognize and respond to emotional state of other individual. Empathy हम किसको बोलेंगे? Empathy का मतलब है उस कैपेसिटी से जो कि पहचान सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है, रिस्पॉन्ड दे सकती है इमोशनल स्टेट अदर इंडिविजुअल को। ठीक है, किसी कंडीशन में आप किस प्रकार से इमोशनल अवस्था में इंडिविजुअल को अपनी भावना व्यक्त कर पा रहे हैं, वो एम्पैथी कहलाता है। ये एक हॉलमार्क माना जाता है हाईली सोशल मैमल्स में। अब चूँकि जितना ज़्यादा आप सामाजिक हैं, कहना चाहिए ऑक्सीटोसिन और भी ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया यदि मछलियों में ये घटना हम देख रहे हैं तो मछलियाँ भी काफ़ी सोशल होती हैं। फिर भी रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जो कैपेसिटी है एम्पैथी की मे बी मोर वाइड स्प्रेड अक्रॉस वर्टिब्रेट। जितने भी कशेरुकी प्राणी हम देख रहे हैं उसमें एम्पैथी का जो गुण है और भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड रूप में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद साइंस की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डिस्टेंट प्लैनेट से रिलेटेड, क्या यहाँ पर लाइफ हो सकती है। एक नए अध्ययन की बात हम कर रहे हैं। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में बताया गया है कि टर्मिनेटर जोन कहे जाने वाले एक स्पेशल क्षेत्र के अंदर दूरस्थ बहिर्ग्रहों पर कैसे लाइफ मौजूद होने की संभावना है, जो कि ग्रहों पर एक रिंग है, वलय है, जिसका एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा तारे के जो अपोजिट में रहेगा वो हमेशा अंधेला वाला रहेगा। मतलब जैसे ये पृथ्वी है, इधर सूरज है, तो इसका जो आधा हिस्सा है हमेशा सूरज की तरफ ही रह रहा है, तो ये हिस्सा में हमको उजाला देखने को मिलेगा, यहाँ पर गर्मी रहेगी, और पीछे का हिस्सा जो हमेशा अंधकार में है वो हिस्सा ठंडा रहेगा। इस प्रकार के जो प्लानेट हैं वो काफ़ी कॉमन माने जा रहे हैं स्टार्स के अराउंड में, क्योंकि ये जो है 70% का निर्माण कर रहे हैं स्टार्स का, हम जो नाइट स्काई में देख रहे हैं इनको हम एम ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं। तो ये जो टर्मिनेटर है एक प्रकार से ये डिवाइडिंग करने वाली लाइन है डे और नाइट साइड के बीच में किसी भी प्लानेट में। वहीं डार्क साइड की यदि हम बात करें टर्मिनेटर प्लानेट्स में, तो ये जो नाइट है, नाइट के चलते चलते हम देख रहे हैं वातावरण यहाँ का ठंडा रह रहा है, और इतना ज़्यादा यहाँ पर ठंडी पड़ सकती है कि ये जो वाटर है वो फ्रोजन हो सकते हैं इनटू आइस में। द साइड ऑफ प्लानेट ऑलवेज फेसिंग इट्स स्टार कुड बी टू हॉट फॉर वाटर टू रिमेन इन द ओपन फॉर लॉन्ग। अब जो हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रह रहा है उसके साथ में दिक्कत ये हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। वैज्ञानिक लोगों ने मॉडल तैयार किया है टर्मिनेटर प्लैनेट्स के क्लाइमेट की। इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है यूज्ड टू मॉडल अर्थ्स क्लाइमेट। ठीक है, और ज़्यादातर आपने उसी का इस्तेमाल किया है जो कि अर्थ की क्लाइमेट का पता लगाने के लिए आप करते हैं। ऐसा विश्वास ये है टू बी द फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन एबल टू शो दैट such planets can sustain habitable climate confined to this terminator region। ऐसा कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि ये हैबिटेबल क्लाइमेट यहाँ की हो इस टर्मिनेटर रीजन में।
तो टर्मिनेटर प्लैनेट से रिलेटेड, टर्मिनेटर प्लैनेट्स हम उनको बोल रहे हैं जिनका एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ में है और वो हिस्सा हम देख रहे हैं कैसा रहेगा, गर्म ही रहेगा। फिर एक न्यूज़ आई है कि यदि आप अपर्याप्त नींद ले रहे हैं, इनएडुकेट स्लीप इंक्रीज द रिस्क ऑफ फैटी लीवर डिसीज। आपका जो लीवर है उससे संबंधित रोग पैदा होना चालू हो जाते हैं यदि आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि काम चाहे आपका जो भी हो, लाइफ स्टाइल आपकी कैसी भी है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आज के टाइम में सबको ये दिक्कत जाती है मोबाइल फ़ोन और टीवी के ज़माने में कि सब लोग जल्दी से सोते नहीं। लेकिन आप कोशिश करिए कम से भी कम आप 10 बजे सो जाएं। 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो 2018 में, ठीक है, जो एनाटोमिस्ट हैं तोहो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन टोक्यो जापान, इन्होंने परफॉर्म किया था एक स्लीप डिप्रीवेशन एक्सपेरिमेंट। कहाँ पर? लैब में माइस के ऊपर। माइस यूजली स्लीप फॉर 12 आवर्स ए डे, एक दिन में कम से कम 12 घंटा की नींद इनको मारना पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने इंड्यूस किया था स्लीप डिप्रीवेशन। ठीक है, स्लीप डिप्रीवेशन मतलब रुकावट पैदा करना, जेंटल हैंडलिंग मेथड के माध्यम से ड्यूरिंग स्लीप आवर्स सो दैट माइस कुड स्लीप ओनली फॉर 6 आवर्स। तो इस प्रकार से उन्होंने किया था काम कि कैसे, अभी तो ये 12 घंटे सो रहे हैं, काम करते हैं हम इसको 6 घंटे ही सुलाते हैं। इससे इनके लीवर पर क्या असर पड़ा था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि ये जो लीवर फैट कंटेंट है स्लीप डिप्रीव्ड माइस में वो इंक्रीज्ड हो गया है विथआउट टोटल वेट गेन कंपेयर टू अनदर ग्रुप ऑफ माइस हु वर अलाउड टू स्लीप नॉर्मली। आपको आपका वज़न भी नहीं बढ़ा, लेकिन आपके लीवर में फैट जमा होना चालू हो गया, और जो अच्छे सो रहे हैं उनके लीवर में हमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। इसलिए नींद सबसे इम्पोर्टेंट है। नींद हमारे हेल्थ के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। इसके बाद अगली खबर हम देखने वाले हैं डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड। रिसेंटली हम देख रहे हैं जो जाने माने पॉलिटिशियन हैं उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, विच शैल लीड टू हिज डिसक्वालिफिकेशन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हो गया है यदि आपको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है तो आप पार्लियामेंट से डिसक्वालिफिकेशन कर गए हैं। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए गए हैं डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड? तो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191, यहाँ पर हमको बेसिक डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखने को मिलता है किसी भी एमपी के लिए। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर एन एमएलए इन आर्टिकल 191। एमपी के लिए प्रावधान है 102 में और एमएलए के लिए हैं आर्टिकल 191 में। एमएलए और एमपी के लिए 102 आर्टिकल है और विधानसभा के सदस्य के लिए 191 है। आर्टिकल 102 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो कुछ कानून बना सकते हैं डिसक्वालिफिकेशन, डिटरमाइनिंग कंडीशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, इसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। डिसक्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आप कोई प्रॉफिट के पद पर काम करना चालू कर दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। इसके अलावा आपका दिमाग थोड़ा खिसक गया है। ठीक है, इसके अलावा बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन और फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। तो ये कुछ ग्राउंड है, यहाँ पर पता चलता है कि ऐसे लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 10वें नंबर की जो शेड्यूल है, अनुसूची है, कॉमनली इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया है अरेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ लेजिस्लेचर्स फ्रॉम चेंजिंग पॉलिटिशियन एफिलिएशन ड्यूरिंग देयर
टर्म इन ऑफिस। आप अपने पॉलिटिकल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मेरे को मंत्री बनना है, मेरे को मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए आप पुरानी पार्टी को छोड़ दिए, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। इसको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची लगाई गई है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है यदि आप अपनी इच्छा से मेंबरशिप को त्याग दे रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ऑन हुज टिकट ही इज़ इलेक्टेड टू हाउस। यदि वो वोट दे रहा है या फिर अनुपस्थित रहता है वोटिंग इन हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। आप विपरीत में वोट दे रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, या फिर वहाँ से आप अब्सेंट रह रहे हैं, इस कंडीशन में भी प्रावधान किया गया है। यदि इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन कर लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ में यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर लेता है एनी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, तब भी ये चीज़ लागू होती है। अथॉरिटी किसको बनाया गया है? द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के ऊपर ये छोड़ दिया गया है, राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर, और लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम पीरियड का डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने टाइम के भीतर में लोकसभा के अध्यक्ष इस विषय पर डिसीजन देगा, ठीक है, या फिर सभापति कितने दिन में इस पर डिसीजन देगा, अभी ये कोई चीज़ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है या फिर इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जुडिशियल रिव्यू में आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ छूट भी दी गई है, जैसे कि आप क्या काम कर रहे हैं, अकेले पार्टी को नहीं बदल रहे हैं, आप 2 4 10 लोगों को इकट्ठे लेकर के भाग रहे हैं, उस टाइम में क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। इसलिए जब भी आप देखोगे ना तो कोई भी एक व्यक्ति दल बदल नहीं करता, अपने साथ में पूरी गैंग को लेकर के जाता है और इस कानून से वो बच जाता है। बचने के लिए कम से भी कम आपको 2/3 लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा अपने साथ में। जैसे कि महाराष्ट्र में आपने देखे, कि जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में देखे, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर से बीजेपी आ गई। क्यों आ गई? उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10-12 जो विधायक थे उसको लेकर के चला गया, इधर एकनाथ शिंदे बहुत सारे विधायकों को अपने साथ में लेकर के चले गए। कुल मिलाकर के सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई, और वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच भी गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि कोई भी व्यक्ति 2 साल की यदि उसको जेल की सज़ा सुनाई गई है तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। अब राहुल गांधी के मामले में ऐसा हुआ है कि 2 साल की तो उसको जेल की सज़ा है, प्लस 6 साल का उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दी, अयोग्य करार ठहराया गया, वो 6 साल तक आने वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब 6 और 2 8, टोटल 8 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो हम मंजमा जोगती से रिलेटेड देखने वाले हैं। जोगती ट्रांसजेंडर कलाकार राहुल द्रविड़ कर्नाटक पोल आइकन में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक का जो इस बार का चुनाव है काफ़ी स्पेशल माना जा रहा है, क्योंकि इस बार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति इसमें खड़े हो रहे हैं। तो कर्नाटक में पहली बार चुनाव आयोग ने एक ट्रांस पर्सन मंजमा जोगती को एक पोल आइकन के रूप में चुना है, ताकि समुदाय को नामांकन करने और मतदान के लिए बाहर आने के लिए हम प्रेरित कर सकें। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने द हिंदू को बताया था कि ये जो सुश्री जोगती हैं, जोगती एक ट्रांसजेंडर फोक डांसर है, हु इज़ द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ कर्नाटका जनपद अकेडमी, जो पहले चेयरपर्सन रह चुकी हैं कर्नाटका जनपद अकेडमी की और पद्मश्री अवार्डी हैं। इनको चुना गया है एज ए पोल एम्बेसडर के रूप में। अपार्ट फ्रॉम हर क्रिकेटर टर्न कोच राहुल द्रविड़, जनानीपत अवार्डी चंद्रशेखर कामबार,
disability rights activist Ashwini Angadi and पैरालैम्पियन एथलीट गिरीश गौड़ा, ये अदर पोल आइकन्स हैं इस स्टेट में। ठीक है, ताकि लोग चुनाव में आगे आएं और अपना वोट डालें। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए कर्नाटक में ट्रांसजेंडर मतदाता 2018 में 4,552 थे, 2023 में 42,756 हो गए। 2018 की विधानसभा चुनाव में जहां 4,552 रजिस्टर्ड ट्रांस पर्सन में से केवल 9.8 ने वोट डाला था, वहीं 2019 में 4,839 ट्रांस पर्सन में से, मतलब ये जो डेटा है वो बढ़कर कितना हो गया, 4,839 हो गया है। तो ये तो थी पहली न्यूज़ जो कि पहली बार हम देखे हैं, ट्रांस पर्सन्स लोग, ट्रांसजेंडर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि ये आगे आएंगे, इनको एक आइकन के रूप में दिखाया जा रहा है। ये आगे आएंगे तो इनका जो समुदाय है वो भी आगे आएगा और वोट डालेगा। इसके बाद और भी देख लेते हैं, ठीक है, आगे कौन कौन सी न्यूज़ है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद एनजीटी से रिलेटेड एक डिसीजन आया है। देखिए, सूरत गैस लीक का मामला है, एनजीटी ने अपहोल्ड किया है कंपनसेशन को। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपहेल्ड किया है डिसीजन ऑफ ए कमिटी ऑन कंपनसेशन फॉर 6 पीपल हु डाइड एंड 20 पीपल हु फेल इल आफ्टर गैस लीक इन एन इंडस्ट्रियल एरिया इन गुजरात लास्ट जनवरी। तो जो लीक है, ये लीक की घटना कब घटित हुई थी? फ्रॉम एक मिनट, द लीक हैपेंड फ्रॉम ए टैंकर बिलोंगिंग टू हाइकल लिमिटेड फ्रॉम महाराष्ट्र विच वाज कैरिंग टॉक्सिक केमिकल। तो कौन सी कंपनी थी, क्या चीज़ वो लेकर के जा रही थी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी थी? हीकल लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, महाराष्ट्र की है, जो कि कैरी आउट कर रही थी टॉक्सिक केमिकल। इसी के चलते चलते गैस लीक हुई और फिर एनजीटी ने कहा था, कमेटी ने कहा था कि इतना इतना कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए। तो एनजीटी का भी कहना है कि कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद राजस्थान की हम न्यूज़ देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत देख रहे हैं ग्रीन क्लीन सिटीज़ टू बी जॉब स्कीम्स, द थीम इन राजस्थान। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राजस्थान में आइडेंटिफाई किया है ग्रीन और क्लीन सिटीज़ को एज द थीम फॉर इट्स एम्बिशियस अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। राजस्थान की सरकार अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेकर के आई है, जिस प्रकार से हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर मेहनतकश लोग हैं, उनके लिए सरकार 100 दिन की काम की गारंटी प्रोवाइड करती है एक फैमिली को। इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में, ताकि प्रोवाइड किया जा सके इकोनॉमिक सपोर्ट गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को जो कि शहर में रह रही है। द वर्क अंडर द स्कीम इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ऑन द डिमांड फॉर 100 डेज इन ईयर। इसमें भी मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कलेक्टर्स डिस्प्लेड द अर्बन ब्यूटिफिकेशन वर्क डन इन म्यूनसिपल एरियाज। कलेक्टर को क्या काम करना है? जो ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है म्यूनसिपल एरियाज में, उसको डिस्प्ले करना है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। 80 मीटिंग देयर हेयर ओवर वीकेंड। मोर देन 3.5 लाख पीपल अक्रॉस द स्टेट हैव गॉट देमसेल्व्स रजिस्टर अंडर द स्कीम। लगभग 3.5 लाख लोग इससे अभी तक जुड़ चुके हैं। तो जो फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर इस स्कीम को रखा गया है। ये प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयमेंट इन सेगमेंट के रूप में, सच एस एनवायरनमेंट, वाटर कंजर्वेशन, क्लीनिनेस एंड सैनिटाइजेशन, स्टॉपिंग डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा said the work would be taken up those who hire under the scheme।